Welcome students. In today's class we are going to solve the problems related to the Doppler effect. The first problem is a police car travels towards a stationary observer at a speed of 15 meter per second. The siren on the car emits a sound of frequency 250 Hz. Calculate the recorded frequency. The speed of sound is 340 meter per second. So in this problem, basically they have given us a police car travels towards a stationary observer. So observer is stationary. So the velocity of observer will be 0. यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेशनरी है. जो चीज स्टेशनरी होती है उसकी वेलोसिटी हम 0 लेते हैं. यहाँ पे जो कार है वो टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर ट्रैवल कर रही है विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड. तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड है 15 मीटर पर सेकंड. द सायरन ऑन द कार इमिट्स अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज. जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड है 250 हर्ट्ज. कैलकुलेट द रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी मीन्स हियर वी हैव टू फाइंड NA. NA का वैल्यू, रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमें फाइंड करना है. वेलोसिटी ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड जो है इस प्रॉब्लम में हमें दी है 340 मीटर पर सेकंड. सो बेसिकली दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द डॉपलर इफेक्ट. ये जो प्रॉब्लम है डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है. तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें मेंशन किया है पुलिस कार ट्रैवल्स टूवर्ड्स. टूवर्ड्स के लिए जो कंडीशन है हमारे पास, जो इक्वेशन है NA इज इक्वल टू V प्लस VO अपॉन V माइनस VS इंटू N. तो NA इज इक्वल टू V प्लस VO अपॉन V माइनस VS इंटू N. ये हमारे पास इक्वेशन है. तो इस इक्वेशन में सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि यही इक्वेशन हमने क्यों चूज की है. बिकॉज यहाँ पे टूवर्ड्स की कंडीशन है. जहाँ पे टूवर्ड्स की कंडीशन थी तब हमें अपर साइन यूज करने थे. तो जो हमने डॉपलर इफेक्ट पढ़ा था, इन केस ऑफ डॉपलर इफेक्ट द अपर साइन इंडिकेट्स दैट the source of sound and observer both are moving towards each other. So NA is equal to V plus VO upon V minus VS into N. ये जो है ये इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे. So in this equation first we have to put these values. तो यहाँ पे VO का वैल्यू 0 है, VS का वैल्यू 15 है, N का वैल्यू 250 है. So now let's put the values. तो जो वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड यहाँ पे मेंशन की है हमें वो है 340 मीटर पर सेकंड. 340 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 340 माइनस 15 इंटू जो n की वैल्यू है वो है 250. 340 प्लस 0 340 माइनस 15 325 और यहाँ पे है 250. ओके, तो 340 प्लस 0 ये हो गया 340 माइनस 15 ये हो गया 325 इंटू 250. नाउ वी कैन डिवाइड दिस इक्वेशन. यहाँ पे है 250 है और यहाँ पे है 325 है. सो हम यहाँ पे 25 से डिवीजन कर सकते हैं. ओके, सी हियर. तो हम यहाँ पे जब डिवीजन करेंगे सो फर्स्ट आई विल राइट हियर 340. ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 25 से हमने डिवाइड किया. सो 25 1 ज़ा 25, रिमेनिंग हियर 7. सो यू कैन राइट 25 3 ज़ा 75. ओके, तो हमने यहाँ पे जो 25 से डिवीजन किया है. ओके,
तो 325 को जब हम 25 से डिवाइड करते हैं हमें 13 मिलेगा. सो नाउ वी हैव 340 इंटू 10 करने से यहाँ पे और एक जीरो इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3400 डिवाइडेड बाय 13. ओके, सो नाउ वी कैन डिवाइड दिस. तो जब हम यहाँ पे डिवीजन कर रहे हैं 13 वन ज़ा 13, 13 टू ज़ा 26, तो यहाँ पे 2 मिल गया हमें. रिमेनिंग हियर इज 8. ओके, तो जब आप यहाँ डिवीजन कर रहे हैं तो 13 6 ज़ा 78, तो यहाँ पे अभी 2 बचेंगे. 13 वन ज़ा 13. ओके, नाउ there is remaining 7, so for that we are taking 0 and here is we are giving point. So now we can divide it once again by 13. So 13 5s are 65. Okay, now there is a 5, so we can take 50, and when we are dividing 50 by 13, so यहाँ पे हमें मिलेगा 4. सो इन दिस वे बेसिकली वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन. यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो हमें वैल्यू फाइनली मिलेगा तो ये कम्प्लीटली हम इस तरह से लिखेंगे 261.54. ओके, तो एन ए का जो वैल्यू हमें मिला है वो मिला है 261.54 हर्ट्ज. अपरेंट फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, हर्ट्ज होता है. ओके, तो जब हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करते समय यहाँ पे बेसिकली तो इस तरह से हमें आंसर मिलता है 261.53, 261.54, whatever it may be. So this will be our answer. तो Na is equal to 261.54 हर्ट्ज. तो ये हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा. Okay, now we will move on to the next concept. So next concept में हम यहाँ पे देख रहे हैं principle of superposition of waves. So the statement is when two or more waves traveling through the medium arrive at a point simultaneously, each wave produces its own displacement. The resultant displacement at that point is equal to the vector sum of the displacements due to all the waves. तो यहाँ पे हमें दिया है when two or more waves traveling through the medium. So basically what we are learning, so this is principle of superposition of waves. ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है ये हमें कब यूज करना पड़ता है, जब दो या दो से अधिक वेव उनका कॉम्बिनेशन हम पढ़ते हैं. जब दो या दो से अधिक वेव जब कंबाइन होते हैं, एकत्र आते हैं, तब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ते हैं. So when two or more waves traveling through the medium arrive at a point simultaneously, each wave produces its own displacement. The resultant displacement at that point is equal to the vector sum of the displacements due to all the waves. तो यहाँ पे हमें दिया है कि दो या दो से अधिक वेव जब when two or more waves traveling through the medium, जब मीडियम से ट्रैवल करते हैं, arrive at a point simultaneously means एक ही पॉइंट को एक ही समय, साइमल्टेनियसली का अर्थ है एट द सेम टाइम जब आते हैं, तब ईच वेव प्रोड्यूसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट. तो हर अलग वेव जो होगी वो अपना अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेंगी. द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा उस पॉइंट को, इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ऑल द वेव. That displacement will be equal to the vector sum. Vector sum यानी we have to add the
resultant amplitude. So basically what is the concept of superposition of waves? We will understand it by the diagram. So now let's move to see this concept with the help of diagram. Let's consider here is a wave is traveling along positive x axis. तो ये वेव इस तरह से ट्रैवल कर रही है. ओके, सो आई विल ड्रॉ लाइक दिस ओनली. तो इस वेव का जो I will once again draw this. So let's consider this wave is traveling along positive x axis. Here is a positive x axis. तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है ये हम दिखाएंगे a से, और यहाँ माइनस a से, यहाँ प्लस a और यहाँ माइनस a, यहाँ 0. ओके, नाउ here also I have drawn the same diagram. तो यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे प्लस a, यहाँ पे माइनस a और यहाँ पे 0. तो ये दो वेव्स है. इन दोनों वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है हमने a से दिखाया है. पॉजिटिव x एक्सिस पे प्लस a, नेगेटिव पे माइनस a. तो ये जो दो वेव जब कंबाइन होंगी, सेम वेव्स है, दोनों वेव पॉजिटिव x एक्सिस पे ट्रैवल कर रही है. दोनों वेव का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो हमें इस थर्ड डायग्राम में मिलेगा. ओके, सो आई विल ड्रॉ हियर. तो यहाँ पे ये दोनों वेव का एम्पलीट्यूड हम इस तरह से दिखाएंगे. तो यहाँ पे क्या हो गया, बेसिकली दोनों वेव का एम्पलीट्यूड को हमें ऐड करना है. तो प्लस ए दैट विल बी प्लस 2a एंड माइनस ए दैट विल बी माइनस 2a, और यहाँ पे 0 ही होगा. सो दिस वेव इज ट्रैवलिंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो ये जो कंसेप्ट है ये हमें इसे कहना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. और यहाँ पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलता है उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ओके, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सो व्हाट इज बेसिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? व्हेन crust of one wave coincide with crust of another wave, then resultant amplitude is maximum and constructive interference is obtained. यहाँ पे जो बेसिकली ये क्रस्ट है, ओके, यहाँ पे जो क्रस्ट है ये और ये क्रस्ट है, ये कंबाइन होके तो हमें ये बड़ा क्रस्ट मिलेगा. ओके, ये जो ट्रफ है और ये जो ट्रफ है ये जब कंबाइन आएंगे तो यहाँ पे हमें बड़ा ट्रफ मिलेगा. तो इसे हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दो वेव्स कंबाइन होके हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाली वेव मिलती है, उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ओके, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का ही एक पार्ट है. सो नाउ in second concept of principle of superposition of waves, here I have drawn another diagram. यहाँ पे x एक्सिस पे ट्रैवल करने वाली एक वेव मैंने निकाली है. x एक्सिस पे वो ट्रैवल कर रही है. यहाँ पे प्लस a होगा, यहाँ पे माइनस a होगा और यहाँ पे 0 होगा. नाउ हियर सी, बेसिकली another wave which is traveling like this. Here is a positive x axis. ओके, तो यहाँ पे प्लस a होगा, यहाँ पे माइनस a होगा और यहाँ पे 0 होगा. जब वेव ट्रैवल कर रही है तो ऊपर जो पार्ट है वो क्या है, क्रस्ट है. नीचे जो क्या है, ट्रफ है. ओके, ऊपर क्रस्ट है, नीचे ट्रफ है. तब वेव जब ट्रैवल करने वाली है तो जब हमें फाइनली यहाँ पे जो है प्लस a माइनस a, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो हमें ये वेव डिस्ट्रक्ट होते हुए दिखाई देंगी. मीन्स ये वेव वैनिश होगी. प्लस a
और ये -a, ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला है, ये क्रस्ट का पार्ट है और ये ट्रफ का पार्ट है, तो +a -a ये हो जाएगा, हमें 0 मिलेगा। सो इन दिस वे वी गेट द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या मिला हमें यहाँ पे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। In case of constructive interference, what was happening? See here, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था, यहाँ पे हमें बेसिकली एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट के साथ मिलते हुए दिखाई दे रहा था और एक बड़ी वाली वेव हमें यहाँ पे दिखाई दे रही थी। यानी यहाँ पे एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू है वो +2a ऊपर और नीचे जो है -2a मिल रहा था, +-2a हमें ये वैल्यू मिल रहा था। तो ये था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो दो वेव्स है, इन दो वेव्स में ये ऊपर का क्रस्ट और ये क्रस्ट ये कंबाइन हो रहे थे। ये जो नीचे का पार्ट होता है वेव के, उसे हम ट्रफ कहते हैं, वो ट्रफ और ये ट्रफ दोनों कंबाइन हो रहे थे। तो हमें बेसिकली दोनों का एडिशन करना है, +a ये +2a, इसलिए इस वेव का एम्पलीट्यूड +2a है और नीचे हम लिखते हैं -2a। सो इस तरह से हमें ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ये मिल रहा था। बट व्हाट इज हैपनिंग इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? सो हियर crust of one wave is coinciding with the trough of another wave। ये crust of one wave जो है ये coincide with हो रहा है trough of another wave, और यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड क्या होता है, इंक्रीजेस। ये जो रिजल्टेंट वेव है इसमें एम्पलीट्यूड हमें किस तरह से मिला, +-2a मिला। ओके, लेकिन इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस। यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता है, 0 होता है। जिस तरह से हमने देखा ये +a और -a हमें मिलेगा 0 मिलेगा। तो इस तरह से हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में इस लेक्चर में पढ़ा है। सो ये जो कंसेप्ट है जो आपका 12th स्टैंडर्ड होगा उसमें आप और डिटेल में लाइट सेक्शन और साउंड सेक्शन के चैप्टर्स में कवर करेंगे।